हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और आपको पता है कि ये हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में। ठीक है, क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 डल चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसमें से जाकर के उसे देख लेना। ठीक है, चलो तो अभी अपन क्वेश्चन टैग पे बात करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 1 में बहुत कुछ बात कर चुके हैं ना, और ये है मेरा नाम मनोज शुक्ला। चलो भाई, तो अब देखो होता क्या है कि कुछ चीजें पहले मैं क्लियर कर दूं आपके लिए। जैसे कि इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, है ना, वैरायटी भी देखेंगे, समझेंगे। देखिए क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। आपको ये सब मालूम चल चुका है। क्वेश्चन टैग की शुरुआत जो होती है उसके सामने एक सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस होता है, ये आपको मालूम हो चुका है। और इसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो यहां से कॉमा लगाते हैं और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, और अब डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन टैग में नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अगर आपका ये सेंटेंस है ये आपका निगेटिव है तो फिर आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बन जाता है इस केस में। ठीक है, और अगर सेंटेंस आपका जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो आपका निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यानी यहां से समझ में आता है कि क्वेश्चन टैग जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डिपेंड अपॉन दी सेंटेंस, डिपेंड अपॉन दी सेंटेंस। ठीक है, कि सेंटेंस पे निर्भर करता है कि क्या होने वाला है। अब आपने देखा कि भाई लास्ट क्लास में कि क्वेश्चन टैग चलो ठीक है पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन इसमें लिखते क्या है। तो मैंने आपको बताया ये सेंटेंस है क्योंकि, ये सेंटेंस है क्योंकि, तो सेंटेंस में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक वर्ब होती है और वर्ब से इस तरफ जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इस तरफ जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग जो बनता है आपका, ये जो पोर्शन है इसके बीच में आप क्या भरेंगे, इसमें हमें सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब होता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, इसी सब्जेक्ट को उठा करके यहां पर लिख देते हैं इस जगह पर क्वेश्चन मार्क से ठीक पहले। और ये जो आपको वर्ब दिख रही है, ये जो आपको वर्ब दिख रही है इसको उठा करके यहां रख देते हैं। ठीक है, ये वर्ब हो जाती है यहाँ पे। लेकिन कौन सी वर्ब? वर्ब दो तरह की होती है, बता चुका था मैं लास्ट क्लास में। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें जो वर्ब यहां लिखनी है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट की जगह हो गई यहां पर। क्लियर होगी बात? अब नॉट आना है नहीं आना है मालूम है ना, पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव होना है किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्वेश्चन टैग तैयार हो जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, अब देखो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहां तो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट में भाई इस तरफ नाउन भी लिखा हो सकता है और इस तरफ प्रोनाउन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो हम सिर्फ क्या ले जा सकते हैं, हमें ये देखना है ना, कि मतलब उधर क्या जाता है। तो याद रखिए कभी भी नाउन उठा करके वहां पर नहीं ले जाते हैं। नाउन अगर दिया हुआ है यहां पे तो नाउन को पहले प्रोनाउन बनाना होता है और फिर इस प्रोनाउन को आप यहां पे शिफ्ट करते हो। ठीक है, और अगर प्रोनाउन ही दिया हुआ है यहां पे तो फिर कुछ चेंज करना ही नहीं, फिर तो आपकी बात ही खत्म हो गई। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन लिख सकते हो, है ना। यहां पर आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। चलिए भाई, अब आ जाते हैं वापस से अपने सेंटेंसेस में। आज इन सेंटेंसेस को करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ नॉट लगा करके बता दूं कि क्या क्या नॉट बनते हैं। हालांकि आपको पते होंगे, फिर भी एक बार बता दिया जाए आपको। ठीक है, देखो नॉट का क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम, मैंने कहा क्वेश्चन टैग जब बनता है कॉमा से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। तो ये जो नॉट है, मालूम है ना, यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है आपको। तो किसमें कैसा कैसा नॉट लगेगा, जब मान लो आप आर यहां पर लेकर के आए तो नॉट लगे तो क्या होगा, आप जब एम लेकर के आओ तो नॉट लगे तो क्या होगा, विल लेकर के आओ और नॉट लगे तो कैसे लिखते हैं, शैल लेकर के आओ नॉट लगे तो कैसे लिखते हैं। तो ये सब हमें समझना है। ठीक है, अब चलो देख लेते, मतलब नॉट लगा करके हमें पता होना चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। आपको जो बताओ आर और नॉट मिले तो क्या बनता है, सबको पता ही होगा। पूरा आर लिखो, एन अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, आरेंट बन जाता है भाई, जिसे पढ़ते एंट है, सबको मालूम होगा ये बात। ठीक है, एम और नॉट बनकर मिलकर के क्या बनते हैं, एम में नॉट लगाओगे तो क्या बनाओगे आप उसे, पता है किसी को? अगर किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, एम और नॉट भी आर नॉट ही बनते हैं, यानी इसका भी आंसर आर और नॉट होता है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें, यही एक चीज है जो किसी को कंफ्यूज कर सकती है बस, बाकी तो सबको सब पता ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि शैल और नॉट, याद रखिए आर नॉट भी आंट बनता है और एम नॉट भी आंट बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। शैल नॉट क्या बनता है, शैल नॉट में देखिए ध्यान से, सिर्फ यहां से एस एच ए उठाते हैं और नॉट लगा देते हैं, यानी एल गायब कर देते हैं। यहां से आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ये शैल का शॉर्ट हो गया, और नॉट लगा देंगे ये इस तरह से। अब इसे शांत मत पढ़ने लगना कि तुम इसे शांत शांत पढ़ने लगो, है ना, शांता और कांताबाई नहीं है ये। ठीक है बंदो, अब देखो विल में सिर्फ डब्ल्यू उठेगा और ये जो पूरा इल है ये ओ बन जाएगा। जैसे कि ये डब्ल्यू आया
और ओ आ गया, ये विल हो गया भाई, समझ गए। अब नॉट लगाना है तो नॉट लगाने का तरीका एन अपोस्ट्रोफी टी, क्लियर हो गया। वोंट पढ़ते हैं इसे, ठीक। अब यहां देखो जरा, कैन नॉट कैसा बनेगा, मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्या कैन नॉट ऐसा बनता है या फिर कैन नॉट ऐसा बनता है? कैसा बनता है कैन नॉट? तो याद रखिए ऊपर वाला तरीका गलत है, नीचे वाला बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कैन नॉट में कैन कभी भी पूरा नहीं लिखते हैं, इसका सिर्फ CA लिखा जाता है और नॉट ये लगा हुआ है उसके पास। तो कई लोग कैन नॉट, समझ पा रहे हो ना, कंफ्यूजन के चलते ऐसा हो जाता है कई जगह। तो एग्जामिनर भी जानबूझ करके लिख करके देते हैं इस तरह से, तो आपको उसको पता रखना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया है। अब आप ये सीख चुके हो तो बस मुझे इसका बता दो। अब आपको बताना है कि रोज स्मेल स्वीट, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा दोस्तों? यहां पे कॉमा लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, और आई एम फ्रॉम इंडिया में भी यहां पे कॉमा लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। इतना सब समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें लगाना है भैया, भरना है, मालूम है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखो कि यहां स्मेल्स लिखा हुआ है। अब जिन्होंने लास्ट क्लास ले ली है उन्हें पता हो चुका है कि ये जो स्मेल्स है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यहां जाती नहीं है, यहां तो जाती भैया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करेंगे दोस्तों इस केस में, कुछ आइडिया? और दूसरा यहां पर जो रोज लिखा हुआ है ये एक नाउन है ना। अब इसको भी पहले प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा, है ना, और उसके बाद ही यहां पर ले जाऊंगा। भाई यहां तो जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे पता? देखो ये मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग, कुछ भी हो, है तो वर्ब ही, और वर्ब से इस तरफ जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में जो चीज लिखी है उसको देखना है। तो अभी जो लिखा है वो नाउन है, तो नाउन हम ले जा नहीं सकते, हम ले जाएंगे प्रोनाउन। तो इसको पहले प्रोनाउन बनाऊंगा। और रोज किस में आता है दोस्तों? रोज के लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होता है? तो याद रखिए रोज के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो होता है इट, यानी कि यहां पर आपको इट लिखना है। ये क्लियर होगी बात? ठीक है सर। अब लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें? तो याद रखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो मैंने कल ही आंसर दिया था, क्या यूज करते हैं? डू फैमिली, है ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो डू फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो भाई डू फैमिली अगर आएगी तो डू फैमिली तो कई तरह से आ सकती है, डू, ठीक है, डज, फिर एक क्या बनता है भाई? डिड, एक क्या बनता है भाई? डन, और एक क्या बनता है भाई? डूइंग, ठीक है। मेन वर्ब जो भी मेन वर्ब होती है ना वो 4 फॉर्म में बढ़ सकती है। तो ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, और ये होगी भाई फोर्थ। और फोर्थ वाली में ING लगता है, डन वाली ये थर्ड वाली ऐसी होती है, इसको सेकंड में डिड लिखते हैं। और डू और डज दोनों फर्स्ट में आती है, लेकिन दोनों फर्स्ट में आती है तो अंदर क्या होता है मैंने बता दिया था। डज वाला जो है ये सिंगुलर है ना, ये फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर है, और फर्स्ट फॉर्म में जो प्लूरल होता है वो डू होता है, उसमें एस नहीं लगता है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ हमें मालूम चल चुका है। अब हमें ये देखना है कि यहां पर कौन सा डू फैमिली इस्तेमाल करेंगे हम। इतने सारे चेहरे तो कौन सा आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, डन आएगा, डूइंग आएगा। तो इसका आंसर भी कहां से मिलता है? क्वेश्चन से मिलता है। क्वेश्चन में देख लो कौन सा वाला इस्तेमाल किया है इन्होंने, टेंस, वही टेंस आपको यहां से उठाना है। तो हमें जो स्मेल्स दिख रहा है, अब देखो ध्यान से, जिस तरह से डू और डज है ना, ऐसे ही स्मेल और स्मेल्स होता है, ठीक है। अब सेकंड पूछोगे तो स्मेल्ड हो जाएगा, ईडी लग जाता है। इसके थर्ड में भी स्मेल्ड ही रहता है ये, ठीक है। और लास्ट वाले में स्मेलिंग हो जाएगा भाई। समझ पा रहे मेरी बात? तो इस तरह से बात बनती है, 4 फॉर्म में फिर से बढ़ गया। अब देखो जरा, यहां पर एस लगा था तो मैंने सिंगुलर कहा, ऐसे ही स्मेल्स में एस लगा है, तो मतलब जब स्मेल में आप एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर वाला होता होगा। और जब आप एस हटा देते तो देखो जरा, डू, जैसे ईएस हटा दिया, डू बचा तो उसे प्लूरल कहा। तो जैसे ही आपने स्मेल में से एस हटा दिया तो भाई ये भी प्लूरल हो गया। क्लियर होगी बात? तो अब आप देखिए कि कौन सा वाला यहां पे यूज किया इन्होंने यूज किया एस वाला। अब मालूम है ना एस वाले कौन सी फॉर्म में होते हैं? फर्स्ट फॉर्म में होते हैं वर्ब की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचान होती है भाई प्रेजेंट की, मतलब ये जो काल है ये प्रेजेंट है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पे स्मेल्स है तो स्मेल्स का जोड़ीदार कौन दिख रहा है आपको? डज। यानी यहां पर आप क्या लिखेंगे साहब? यहां पर आप लिख देंगे डज। क्लियर होगी बात? बस उसी से मिला करके लेना पड़ता है। कौन सा डू इस्तेमाल होगा ये डिपेंड करता है कौन सा आपने यहां पे लिख के रखा है। अब ये देखिए, इसमें नॉट लगना है कि नहीं लगना है? तो भाई हमें इस सेंटेंस में नॉट नहीं दिख रहा है, तो मतलब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। और मैंने बताया कि क्वेश्चन टैग फिर नेगेटिव बनता है, तो मतलब इसमें नॉट लगेगा। और नॉट लगाने का तरीका क्या होता है भाई? नॉट लगाने का तरीका होता है, आप लिखिए एन अपोस्ट्रोफे और टी, और क्या क्वेश्चन टैग बन गया? डजंट इट। यानी सही तरीका बोलने का क्या है? रोज स्मेल्स स्वीट, कैसे बोलोगे आप इसे? इसका क्वेश्चन टैग डजंट इट, है ना। क्या नहीं है इसकी खुशबू, क्या कहना चाहिए, स्वीट, मीठी? समझ गए? चलो लो, आई एम फ्रॉम इंडिया का बना दो भाई। अब आपको दिख रहा है कि आई भी एक प्रोनाउन है, और यहां पर एम जो होता है हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो अब कोई समस्या नहीं है। अब ये एम उठ करके यहां पर आ जाएगा।
क्लियर होगी बात। हेल्पिंग वर्ब में पहुंच जाता है। आई भी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन की जगह पर पहुंचा दो भाई, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाओगे तो कैसे लिख दोगे, एन अपोस्ट्रोफी टी। लेकिन ये सही की गलत है, एम नॉट आई लिखते हैं क्या, नहीं, यही तो पढ़ा रहा थोड़ी देर पहले। जब देखो जरा, एम में जब नॉट जोड़ना हो तो उसे कैसे लिखते हैं, समझ गए, यानी इस तरह से मत लिख करके आना, ये गलत हो जाएगा। आपको एम नॉट नहीं लिखना है तो फिर क्या लिखना है, उसको यहां थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, एक सेकेंड। तो फिर क्या लिखना है भैया, तो इसे हम एम नॉट नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। जब भी एम और नॉट जोड़ रहे हो आप, है ना, तो आपको आर और नॉट लिखना है उसे, है ना। आंट आए पढ़ेंगे इसे, ये हो गया भैया। यानी कि आई एम फ्रॉम इंडिया तो कैसे बोले, आई एम फ्रॉम इंडिया, एंट आए, मैं इंडिया से हूं क्या, नहीं हूं क्या, समझ गया ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं साहब। अब आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे एवरीवन हैज गॉन, इसका बनाना है भाई क्वेश्चन टैग, तो हमने लगा दिया कॉमा और हमने लगा दिया भाई क्वेश्चन मार्क, इतना तो लगता ही लगता है। अब यहाँ पे एच वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब आपको मालूम है कि एच वर्ड के जैसी आ जाए तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गॉन दिख रहा है। अब गो के भी 4 फॉर्म होती है भाई, गो, गोज, मालूम है ना। फिर क्या बनता है ये, फिर बनता है वेंट, सबको पता होगा। फिर बनता है वेंट, और फिर क्या बनता है, गॉन, और फिर क्या बनता है भाई, गोइंग। यही हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है सर, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये हो गई भाई फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगती है हमेशा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है भाई। तो अब ये जो एच वर्ड होते हैं, जितने भी हैज, हैव, हैड, 3 तरह के होते हैं, इनके साथ जो मेन वर्ब आप लगाते हो, तो मेन वर्ब तो 4 फॉर्म की होती है। ये देखो, ये मेन वर्ब है, 4 फॉर्म में बटी होती है मेन वर्ब, इस तरह से। तो कौन सी वाली मेन वर्ब लिखते हैं जब भी एच सामने होता है, तो याद रखिए, जब भी एच वर्ड सामने होता है तो हमेशा मेन वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है ना, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या गॉन थर्ड में आता है, पहले तो चेक कर लो, तो भाई बिल्कुल आता है, यानी एच के बगल में गॉन ही आता है, वेंट नहीं आ सकता, ना ही गो गॉज लिख सकते हैं, गो गोज लिख सकते हैं, ना ही गोइंग लिख सकते हैं। अगर जब भी एच लिखेंगे तो सिर्फ थर्ड वाला हिस्सा ही लिख सकते हैं, गॉन, और वो बिल्कुल सही है। तो मैंने सिखाया क्या था लास्ट क्लास में कि भाई 2 केस बनते हैं, एच के बगल में अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब क्या करते हैं, और एच के बगल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाए तो क्या करते हैं। जब आ जाए तो जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये एच को रिपीट कर दोगे, और जब नहीं आए और जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो फिर एच को रिपीट नहीं कर सकते, और जब रिपीट नहीं करते तो क्या यूज करते हैं भैया, डू फैमिली यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो जो बातें मैं बोल रहा हूं इनको मैंने बहुत डीप बोला हुआ है, पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको पहले डबल स्पीड में देख करके आ जाओ। आपको जो बातें मैं बोल रहा हूं ना एच की, ये सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी यहां पे उसको दोहरा नहीं सकता, वरना फिर समझ रहे हैं ना, मैसअप हो जाएगा। इस लेक्चर की जो चीज है वो यहीं खत्म हो जाएगी, उस लेक्चर मैंने सिखा दिया, तो आप उसको देख लें, उसके बाद आए इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे बार बार बोलनी भी नहीं पड़ेंगी और आप भी समझ में आ जाओगे। वो 30 मिनट का लेक्चर है, उसको अच्छे से देखो, डबल स्पीड कर लेना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आप बहुत जल्दी में हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपसे, ठीक है भाई। तो एवरीवन हैज गॉन, समझ गए आप। अब इस केस में क्या हुआ है, एवरीवन हैज गॉन में अभी के लिए अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए बस, हैज के बगल में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी मिल जाती है तो इस एच वर्ड को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। तो हैज को क्या लिख देंगे भाई, हैज ही लिख देंगे। अब समस्या ये कि ये एवरीवन क्या है, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो भी एवरीवन होता है ना, इसके लिए आपको इतना समझ के रखना है। देखो, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको नाम से समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो बांटते कब है, जब कोई चीज बहुत होती है तभी तो उसे बांट सकते हैं। तो यहां देखो जरा, जब कोई चीज बहुत है तभी तो उसे बांट सकते हैं। अब इसे इंग्लिश ग्रामर के वे में समझिए, अगर कोई चीज बहुत है मतलब बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, और अगर आप उसे बांट रहे हो मतलब आप उसे एक वचन में कर रहे हो, यानी कि वो चीज सिंगुलर है। बस यही काम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं। बांटने का मतलब ही क्या होता है, ऐसा भंडार है लड्डुओं का और आप एक एक करके बांट रहे हो, तो आप प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट करते चले जा रहे हो। बस यही काम होता है। जो प्लूरैलिटी बहुवचन को एक वचन बना दे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं भाई, सिंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या बन जाएंगे भाई, ये सारे के सारे एक वचन होते हैं, सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ये काम ही यही है, बहुवचन को एक वचन बना रहे। सर लेकिन कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, तो वो भी तो बता दीजिए हमें। तो वो भी सुन लो साहब। आपने कभी भी अगर सुना हो एवरी, आपने कभी भी सुना हो ईच, आपने कभी भी सुना हो नो, आपने कभी भी सुना हो नन, आपने कभी भी सुना हो आइदर, है ना, और आपने कभी भी सुना हो भाई नाइदर, ठीक
ठीक है, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन हैं तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं साहब, सिंगुलर यानी कि एक वचन होते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यहां पर हमें दिया हुआ है, तो आप देखो ना ध्यान से, अगर इन्होंने हैज लगाया है तो हैज कैसी हेल्पिंग वर्ब है, ये एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आपको खुद ही सोचना चाहिए था, वरना इससे क्या लगा देना था यहाँ पे ये हैव लगा सकता था, लेकिन क्योंकि एवरीवन का मतलब तो सब होते हैं ना, सब होते हैं तो प्लूरल हो गया। लेकिन यही तो इसमें दिक्कत है, एवरी जब लग जाए तो मीनिंग में जरूर सब आ रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एवरी आता कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में, और ये हमेशा कैसे होते हैं साहब, सिंगुलर होते हैं। तो अगर ये सिंगुलर होते हैं तो फिर ये हमेशा ही सिंगुलर ही होंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो वर्ब है हमारी, ये वर्ब हमें जो मिली हुई है हैज किस तरफ आता है, सब्जेक्ट। अब वर्ब सिंगुलर होती है प्लूरल होती है, किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट में हमने चेक किया भैया कि एवरी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट फिर हमारा सिंगुलर हुआ, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब सिंगुलर किस में होती है, हैज में होती है कि हैव में होती है, तो याद रखिए हैज में होती है, इसलिए तो हैज लगाया उन्होंने। समझ गए। तो इस तरह से आपने पूरे शब्दों को स्कैन कर लिया, तो इतना आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए उन चीजों का, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सब का इस्तेमाल हो, एक ही सेंटेंस में सब होता है। तो इस तरह से आपको सब दोहराना होता है, तब जाकर के इंग्लिश बहुत शानदार बनती है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। सर तो करना क्या है, अब ध्यान सुनेंगे, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो नन लिखा है ये भी तो वही है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में ही आ रहा है, समझ गए। ये भी तो सिंगुलर ही हुआ, इसलिए तो देखो यहाँ पे इज लगाया हुआ है। अभी आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। ध्यान सुनिए, इनकी मीनिंग में ऐसा लगता है नन ऑफ योर स्टूडेंट, कोई भी नहीं, तो कोई भी जब बोलते तो ऐसा लगता है सारे के सारे तो आगे तो बहुवचन है ना, तो कई लोग इसको भी आर बना के चले आते। तो आप ये ध्यान रखिए, ये दिखने वाली मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता, इनका ये फर्क पड़ता है किस चैप्टर में आते हैं। फिर उस चैप्टर में आपने उन्हें पढ़ा है, सिंगुलर में आता है, प्लूरल में, तब जाकर के आप इससे ये सब चीजें बनती हैं। वरना अगर आप मीनिंग लोगे तो आपको लगेगा कोई भी, सभी, तो फिर आप बहुवचन में चले जाओगे, तो फिर आप सेंटेंस पकड़ नहीं पाओगे, समझ गए। इसीलिए डीप ग्रामर चाहिए होती है। क्लियर हो गई होगी बात आपको, ठीक है भाई। अब हमें ऊपर वाले को बनाना। क्वेश्चन टैग में नियम क्या है, क्वेश्चन टैग का नियम ये है, यहां पर ये कहता है कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाएं और अगर आपको शुरू में एवरी, ईच, ऐसा नो, ऐसा नन मिल रहा है, और ये सब के सब एक सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मालूम है ना, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है एवरी। तो ये कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट में ये सारे शब्द आ जाएंगे, यानी आसान भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है, और जब आप यहां ले जाएंगे तो इनको क्या बना दोगे, इनको कन्वर्ट कर दोगे आप दे में। ये सब के सब दे बन जाएंगे, चाहे एवरी लिखा हो तो दे बन जाएगा, ईच लिखा हो तो दे बन जाएगा, नो लिखा हो तो दे बन जाएगा, नन लिखा हो तो दे बन जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी इन सबको आपको दे में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर होगी बात दोस्तों, है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसका आंसर बना दो भाई, सबको मिल गया होगा सर, एवरीवन यहां आएगा और ये दे बन जाएगा, ठीक है। तो हैज दे सर, लेकिन इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, तो बस यहाँ पे नॉट लगा दी सर, आंसर बन गया हैजंट दे। और जिसने भी ये बनाया वो सारे के सारे बंदे गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। सर क्यों भाई, यही तो समझना था। आप क्यों भूल जा रहे हो कि जो ये वर्ब है ना, और वो भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी तो वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब था। और मैंने आपको बताया कि वर्ब सिंगुलर होती है प्लूरल होती है, किस पे डिपेंड करता है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। अब वो सब्जेक्ट चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, वर्ब तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही होती है। तो हमने ये चेक करने के लिए कि हैज आएगा, हैव आएगा, इस तरफ देखा तो यहाँ पे एवरीवन था, तो इसका सब्जेक्ट हमें सिंगुलर मिला, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाया। लेकिन अब आप देखो ना, अब एवरीवन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, दे में, और एवरीवन तब भी सब्जेक्ट था, और यहां पर जो हम लिखते हैं वो भी तो सब्जेक्ट ही होता है, समझ गए। तो तब सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब चिपकाई थी। लेकिन अब आपका सब्जेक्ट बदल चुका है, आपने उसे बदल करके प्लूरल कर दिया है। तो अब आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो फिर इसकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। और वर्ब में प्लूरल में हैज लिखते हैं कि उसका दूसरा रूप हैव लिखते हैं भाई, समझ पा रहे हो। तो यानी इसके आंसर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हैव होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। ये देखो यहाँ पर हैव लगेगा, नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा, और दे का दे हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा, हैवेंट दे इसका आंसर है, हैजंट दे नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जरा इसको करके दिखाओ भाई, है ना, अब जरा इसको करके दिखाओ। ये सारा कुछ यहां से हटा देता हूं मैं। ये क्या था, नन ऑफ योर सिस्टर इज क्रूअल, ठीक है। इसका बना के देखिए कैसे करेंगे भाई। अब आपको ये तो दिख गया सर, यहाँ पे आपने नन लिख के रखा है, तो ये नन जब इधर आएगा तो भाई पहले तो ये बना लो क्वेश्चन टैग। तो जब ये नन यहां पर क्या बन के आएगा, दे। अब किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रही है बात।
ठीक है। और यहाँ पे इज दिख रहा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। जिसको भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में दिक्कत आ रही है वो पहला लेक्चर मेरा देख लेना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए ना, इसकी सीरीज समझ में आती जाए आपके, ठीक है। तो भाई ये इज यहां पर आएगा, ठीक है। अब आप समझ जाओ और मुझे बताओ इज यहां पर आएगा कि नहीं, ठीक है। और ये लो आंसर लिख दिया मैंने, सही कि गलत है, इज होगा कि नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे सर यहां पर इज इसलिए है क्योंकि ये वर्ब हो गई, वर्ब में भाई इज भी होता है आर भी होता है, अंतर होता है क्या, इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल। तो हमने आर क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में आपने नन लिखा और आपने बता दिया सर ये डीपी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए तो वर्ब सिंगुलर लगाया। लेकिन जब आपने सब्जेक्ट इधर लेकर के आए और क्वेश्चन टैग का नियम है कि नन ईच एवरीवन को दे बना देते हैं, तो अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है सर, तो फिर इसकी वर्ब भी तो प्लूरल करनी पड़ेगी। तो फिर आप इज यूज नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा भाई, आपको इज की जगह पर आर यूज करना पड़ेगा, है ना। और ये नॉट लगा दोगे और ये दे लगा दोगे और क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा, ठीक है। और ये भी गलत। अब आप बोलेंगे सर अब क्या गलती हो गई, गलती हो गई दोस्तों कि जो आपने ये ध्यान देना भूल गए, आपको नन पढ़ते पढ़ते ये भूल गए कि नन एक निगेटिव वर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, अच्छी बात है ना। ये भूल गए आप कि ये पूरा सेंटेंस में नन लगा हुआ, नन का मतलब ना होता है, तो सेंटेंस कैसा था ये सेंटेंस निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो क्या नॉट लगाना चाहिए था इसमें, नहीं, इसमें नॉट नहीं लगा सकते आप। यानी इसका आंसर कौन सा वाला है, इसका आंसर ये बनेगा रियल वाला। ये देखो आपको सिर्फ आर लिखना है और दे लिखना है और भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना देता ना, ये है सही क्वेश्चन टैग, ना ये सही ना ये सही। समझ पाए दोस्तों क्वेश्चन टैग में कहां तक जाते हैं अपन, है ना, सब देखना होता है। इसमें कई लोग फंस गए होंगे क्योंकि मैंने उनको बोला कि नन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, तो आपका ध्यान कईयों का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में ही रह गया। उसके चक्कर में आप ये देखना भूल गए कि नन का मतलब ना होता है और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, जहां फोकस कराया जाए सिर्फ उतना मत देखिए, निगेटिव पॉजिटिव सब देखते चलिए। चलिए भाई अब आ जाइए इसमें कैसे करेंगे दोस्तों फिर से। अब देखो आप, मैंने कहा था ना कम्स वगैरह, कम्स किस में आता है साहब, कम्स आता है मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में अंतर जो है वो लिंक नंबर 1 में है। भाई यहां से मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो कॉमा शुरू क्वेश्चन मार्क पे खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे ही दिख रहा है तो ही तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ही को तो ही लिख दूंगा मैं, उसको तो कुछ चेंज नहीं करते अपन। एवरी वगैरह होता तो अपन बदलते भी। अब हमें मालूम है कि यहाँ तो मेन वर्ब जाती नहीं है इस तरफ, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जाती है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भरेंगे। और मैंने बता दिया ना जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो कौन सी फैमिली काम आती है, वही वाली अपनी डू डज सारे ओपन हो जाएंगे, फिर डिड, फिर इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा इस्तेमाल करना है। और ये कैसे मालूम चलता है कौन सा इस्तेमाल करना है साहब, है ना, ये मालूम चलता है कि आपने यहां पर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करी है। अब आपको पता हो गया होगा कि ये देखो इसमें एस लगा दिख रहा है आपको, कम और कम्स, बिल्कुल उस तरह से डू और डज, कम कम्स, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाओ कि ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है। एस वगैरह जो होते हैं ना उसमें उसी में लगते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म है। और एस लगा है, एस लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर, और एस नहीं लगता तो क्या कहते हैं, प्लूरल। तो हमें दिख गया कि फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है, एस लगा है, मतलब इसके जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी वो कौन सी वाली हो जाएगी, डज वाली हो जाएगी, समझ गए। यानी यहां पर आपको डज लिखना है। और नॉट लगाएंगे कि नहीं, अब आप नॉट लगा देंगे और जितने भी नॉट लगाएंगे वो सारे गलत हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे हार्डली लिखा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, है ना, ये देखो ये इसी तरह से काम करते हैं, इसमें नॉट ना लिख करके भी नॉट लिखा हुआ है। कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जैसे कि एक होता है आपका हार्डली, ठीक, एक होता है आपका स्कार्सली, एक होता है रेयरली, एक होता है आपका बेयरली, है ना, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, रेयरली आपने सुना ना, रेयरली का मतलब ही क्या होता है, ना के बराबर। यानी आप जब भी बोलते हैं ना कि मैं कोई काम ना के बराबर करता हूं, तो आप कैसे बोलते हैं, या मैं पढ़ता ना के बराबर। जब भी कोई बोलते हैं आई हार्डली स्टडी, आई रेयरली स्टडी, इसका मतलब ही क्या है, ना के बराबर पढ़ना। तो जब इनका मीनिंग ना के बराबर है तो मतलब ये हुआ कि इनमें ना छुपा हुआ है। ना छुपा हुआ है का मतलब नेगेटिविटी छुपी हुई है। तो जब इनमें नॉट पहले से घुसा हुआ है तो आपको ये शब्द लिखने के बाद अलग से नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हार्डली मतलब एक निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव है सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यानी कि आपको सिर्फ लिखना था डज ही, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा भाई। यानी कोई बोल दे ही हार्डली कम्स लेट, डज ही, ऐसे, ठीक है। अब देखिए भाई, दे हैव बेयरली एनीथिंग टू डू, भाई इसका भी बना दो, भाई यहां पर बना दो क्वेश्चन टैग। भाई दे का तो दे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया है।
अब यहां पर देख लिए एच वर्ड तो दिख रहा है, लेकिन क्या इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं है ना? अब देखो ये एनीथिंग, बेयरली, ये तो एडवर्ब होता है, हमें वर्ब चाहिए। यहां पर कहीं पर भी मेन वर्ब नहीं दी हुई है, मतलब ये बिना मेन वर्ब के है, और जब बिना मेन वर्ब के है तो फिर ये एच वर्ड यहां पे रिपीट नहीं हो सकता। तो कौन आएंगे? फिर से डू फैमिली पर बात शुरू हो जाएगी। अब डू का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करता है कि यहां पर क्या है। अब हैज और हैव ये किसके हिस्से होते हैं दोस्तों? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हैज और हैव जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं, है ना, मतलब प्रेजेंट में आते हैं। हैज हैव प्रेजेंट में आते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंट। तो आपको कौन सा डू इस्तेमाल करना है आप समझ गए होंगे। सर वहां पे हैव लिखा है और हैव प्रेजेंट में आता है, तो हमें भी डू डज वो इस्तेमाल करना है जो प्रेजेंट में आता हो, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट होता है। समझ गए? हमें प्रेजेंट से मतलब है, क्योंकि हैव लिखा है तो डू भी प्रेजेंट वाला उठाएंगे। तो हम कौन सा उठाएंगे? अब डू और डज दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखना है कि सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है। तो हमने देखा कि दे लिखा है सर, और दे में फिर प्लूरल वाला चाहिए, तो प्लूरल वाला कौन सा होता है? डू होता है। तो बस यहाँ पे डू लिख दो साहब आप, ठीक, डू लिख दिया। अब नॉट लगेगा नहीं लगेगा, आपको दिख रहा है इसमें बेयरली लिखा हुआ है ना, और अभी अपन ने पढ़ा कि बेयरली एक निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। आंसर यही है, डू दे। समझ पाए प्यारे बंदो, है ना, समझ गए होगे आप सबके सब। इस तरह से ये काम करता है भाई। अब ये देख लीजिए यहां पर, इसमें तो बहुत सिंपल सा है, लेटस और लेटस। जब भी लेटस दिख जाए समझ जाइए कि इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, ये तो हमेशा याद रख लो, लेटस जब भी दिखेगा हमेशा याद रखिए आंसर आपका शैल, आपका शैल, और ये अस जो है यही जाकर के यहाँ पे वी बन जाता है, यही अस यहां पर आकर के वी बन जाता है। बोलते बोलते थक गया रे सुबह से। समझ पाए दोस्तों, है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं। लेटेस्ट को याद रख लो, शैल वी बनता है, मतलब क्या है, देखो इसमें कोई ये मेन वर्ब दिख रही है, ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब यहां पर डू की फैमिली काम नहीं करती। ये किस केस में होता है? ये सिर्फ इस केस में होता है। लेटेस्ट जब भी दिख जाए समझ जाइए कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ शैल बनेगी, और यही अस जो होता है यही आकर के वी बन जाता है। क्लियर होगी बात दोस्तों? ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, है ना। फिर इसके जो अलग दूसरे पार्ट है वो मैं आपको अगले पार्ट 3 में बताऊंगा, है ना, जो भी बचा होगा वो सारा कुछ पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ पूछना पूछ लो कमेंट करके वहां पे, ठीक है दोस्तों। और पढ़ते रहो, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो और मस्त रहो भाई। जय हिंद क्लास, टाटा बाय बाय। आपने मुझे सुना उसके लिए।